वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है पढ़ने के लिए वो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और इनके साथ साथ नहरें हैं। देखिए, पिछली क्लासेस में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसको भी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। उसमें कुछ अभी हमें इंडस्ट्रीज़ भी पढ़नी है, लेकिन बोरिंग हो जा रहा है आपके लिए बार बार वो चीज़ें सिर्फ रीड करने के लिए। तो आज जो टॉपिक लिया है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप इसको पढ़ेंगे फिर वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने काफ़ी क्लासेस दी हुई हैं इंडियन ज्योग्राफी में, अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्लासेस ऐड हैं, आप उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है जिसमें हम लोग जीएस सेक्शन कवर कर रहे हैं। आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर लें, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ अगर आप यूपी पीसीएस का प्री प्लस मेंस और आरओ का री एग्ज़ाम होना है या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आरओ का एग्ज़ाम है आरओ का, इस जैसे किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कंप्लीट प्रिपरेशन आप एक जगह से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर मेंशन किया हुआ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के थ्रू, जिससे आपको बेहतर स्टडी मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज़, इसके साथ साथ करंट अफेयर के लिए जो बेटर आपको कंटेंट है वो सारा प्रोवाइड किया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे क्वेश्चंस की और बेहतर होगा आपके लिए सिलेक्शन के लिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करें क्वेश्चन की, जिससे आप लेटेस्ट पैटर्न और ट्रेंड को समझ सकें। उसी के अनुसार अपनी प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन आप उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे। तो आपको वही कंटेंट पढ़ना है जो आपको क्वेश्चन वहाँ पेपर में मिले। तो ऐसे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो कीजिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, तो उसकी जानकारी मैंने दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं, कांटेक्ट करके आप जानकारी लीजिए। और अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग प्रमुख सिंचाई परियोजना और उनके साथ साथ नहरें देखेंगे। तो देखिए, कृषि की नियमितता व उत्पादकता बनाए रखने के लिए खेतों में कृत्रिम रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई के बारे में ज़्यादातर लोग जानते होते हैं कि कृषि के लिए इसकी ज़रूरत होती है। जब पानी की आवश्यकता नहीं पूरी हो पाती है तो क्या करते हैं, सिंचाई परियोजना लाई जाती है, या फिर सिंचाई के लिए अलग एक माध्यम की ज़रूरत होता है जो आपका जहाँ पे कृषि वाला स्थल है वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी हो सके। तो भारत की जलवायु वर्ष भर फसल उत्पादन के लिए अनुकूल रहती है, लेकिन यहाँ सभी मौसमों में आर्द्रता की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए फसलों उत्पादन हेतु आवश्यक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई आवश्यक हो जाती है। भारतीय कृषि मानसून पर अत्यधिक निर्भर है। अच्छी मानसूनी वर्षा बेहतर उत्पादन सुनिश्चित करती है, लेकिन अगर खराब मानसून हुआ तो इसके कारण बहुत सी फसलें नष्ट हो जाती हैं, जो अक्सर करके अब आप देखने को पाते हैं, या फिर जो उत्पादकता है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि मानसून पे निर्भरता इतनी ज़्यादा है हमारे यहाँ कि आप देखेंगे ज़्यादातर फसलें कभी कम उत्पादकता होगी या कभी कभी नष्ट भी हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा हो जाता है, पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती। तो ऐसे कुछ रीजंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सिंचाई एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए से पानी बेहतर तरीके से पहुंचा करके कृषि में बेहतर उत्पादकता लाई जा सकती है। अब देखिए, जो हमारे यहाँ या फिर भारत में जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो 3 वर्गों में विभाजित की गई हैं। तीनों जो विभाजन है वो एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो लघु सिंचाई परियोजना है, इसके बाद मध्यम सिंचाई परियोजना है और फिर बृहद सिंचाई परियोजना है। अब तीनों में एक बार डिफरेंस देख लीजिए। सबसे पहले जो ये 3 विभाजन है, तीनों आपको दिख रहे होंगे, विजिबल होंगे। तो जो लघु सिंचाई परियोजना है इसके अंतर्गत देखेंगे आप 2000 हेक्टेयर से कम अगर क्षेत्र है उसकी सिंचाई की जा रही है तो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएगा। अब इसके अंतर्गत क्या क्या रहेगा, कुआं, नलकूप, डीजल, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, अगर ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर के बारे में आपको नहीं पता है तो क्या होता है, जैसे कि ये एक स्प्रिंकलर टाइप का लगा होता है और यहाँ पर केवल उसी क्षेत्र में पानी की आवश्यकता पूर्ति की जाती है जहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगे होते हैं या फिर बड़े भी पेड़ हैं, तो बस उसी स्थान पर निश्चित मात्रा में पानी प्रोवाइड होता है। ड्रिप सिंचाई में भी बूंद बूंद पानी करके वहीं पर टपकता रहता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। इससे ज़्यादा पानी वेस्ट नहीं होता, जहाँ पर पानी की कमी वहाँ पर ऐसा किया जाता है। इसके साथ साथ देखिए, भारत की कुल सिंचाई आवश्यकताओं की लगभग जो 62% आपूर्ति है लघु सिंचाई परियोजना से ही होती है। देश में सिंचित क्षेत्र के संवर्धन की दिशा में लघु सिंचाई के बढ़ते महत्व को देखते हुए जून 2010 में राष्ट्रीय लघु या फिर सूक्ष्म सिंचाई मिशन की शुरुआत भी की गई।
तो ये हो गया लघु सिंचाई के बारे में, कितना 2000 हेक्टेयर से अगर कम क्षेत्रफल है। लेकिन जब मध्यम सिंचाई परियोजना की बात की जाएगी तो अब 2000 से ज़्यादा क्षेत्रफल और कितना, लगभग 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की जो क्षेत्रफल की सिंचाई होगी वो किस में आ जाएगी, मध्यम सिंचाई परियोजना में। और इसमें छोटी नहरों की भूमिका प्रमुख होती है। इसके बाद आ जाती वृहद सिंचाई परियोजना। अब 10,000 हेक्टेयर से अधिक जितना भी क्षेत्रफल होगा वो किस में आएगा, वृहद सिंचाई परियोजना में। इसके लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती। बड़ी व मध्यम परियोजना से देश की 38% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो मध्यम और वृहद मिलाकर के 38% और लघु सिंचाई परियोजना से कुल 62% जो सिंचाई है वो आपूर्ति की जाती है। तीनों इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी वन लाइनर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ये फैक्ट्स यहाँ पर तैयार करते चलना है। अब भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ रही है ये भी समझिए। पहला तो कारण आप पहले ही सुन चुके हो कि मानसून की अनिश्चितता है, यहाँ पर वर्षा की भी अनियमितता है, वर्षा का असमान वितरण है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर है ही नहीं। मानसून का अंतराल भी देखने को मिलता है, वर्षा ऋतु की सीमित अवधि होती है, और वर्षा का मूसलाधार स्वरूप कि बारिश हुई तो मूसलाधार का मतलब बहुत ज़्यादा बारिश हुई, क्षरण भी होने लगा। तो ये कुछ अलग अलग कारण हैं जिनकी वजह से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी प्रोवाइड किया जाता है पौधों को, और इसके माध्यम से मानसून कब आएगा, पानी पहुंच पाए ना पहुंच पाए, उससे पहले फसल खराब हो जाए, तो क्या होता है, सिंचाई के माध्यम से पूरा किया जाता है। ठीक है। अब विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंग नहर है। इसका निर्माण कब हुआ, तो 1927 में हुआ था। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा थे श्रीगंग, इन्होंने कराया था। और यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई है। तो पहली तो हो गई ये गंग नहर, ठीक है, पहली ये इंपॉर्टेंट गंग नहर आपने पढ़ी। दूसरी पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाला के निकट से निकलती है, और इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन यमुना दोआब के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद इन सभी जनपदों सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पुनरुद्धार के पश्चात यह नहर प्रथम बार 1830 में चलाई गई थी। तो आपको याद रखना है पूर्वी यमुना नहर, फिर एक गंग नहर आपने पढ़ ली है। अब ऊपरी गंगा नहर के बारे में आपको समझना है, क्योंकि सिंचाई के लिए नहरों से भी, नहरें एक माध्यम है ना, तो आप सारी नहर भी देखते चलिए कौन कौन सी हैं। अगली है ऊपरी गंगा नहर। तो ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कराया गया 1842 में, और इस परियोजना के जनक कर्नल सरपी टी कॉटले थे। इस नहर में प्रथम बार 8 अप्रैल 1854 को पानी चलाया गया, और यह नहर हरिद्वार के भीमगौड़ा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है, और इस नहर के जल से उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों की भूमि सिंचित होती है। अगली है पश्चिमी यमुना नहर। अभी पूर्वी यमुना नहर पढ़ी थी, पश्चिमी यमुना नहर समझिए। इस नहर का निर्माण तुगलक वंश के शासक थे फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, ये इंपॉर्टेंट है। और यह यमुना नदी के दाहिने किनारे पर ताजेवाला अर्थात हरियाणा से निकाली गई है। अब देखिए आगे, उत्तर प्रदेश के शारदा या फिर घाघरा, इसी को घाघरा बोलते हैं, दोआब में अवस्थित पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज जनपदों में सुरक्षात्मक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद नैनीताल की खटीमा तहसील में बनबासा के पास शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण किया गया है, और इसके दाहिने तट से शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। तो अब देखिए इतना जो आपने पढ़ लिया, आपको ये समझना है शारदा नहर निकली कहाँ से है, दूसरा ये किन जिलों में किन जनपदों को सिंचित करती है, तो ये सारे जनपदों के नाम दिए गए हैं। अगली है सरहिंद नहर। ये एक बड़ी सिंचाई नहर है जो भारत के पंजाब राज्य में सतलज नदी से पानी ले जाती है, और यह सिंधु नदी प्रणाली में सबसे पुराने और सबसे बड़े सिंचाई कार्यों में से एक है। और इसका उद्घाटन कब हुआ, 1882 ईस्वी में किया गया। और यह नहर पंजाब के रूपनगर जिले में रोपड़ शहर के पास रोपड़ हैंडवर्क से शुरू होती है। निचली गंगा नहर के बारे में आप समझिए। निचली गंगा नहर नरोरा, जो कि बुलंदशहर के पास है, यहाँ पर एक बैराज से निकलती है। और निचली गंगा नहर की 2 मुख्य शाखाएं हैं। पहली देखिए भोगनीपुर शाखा है, जो मैनपुरी जिले के जेरा गांव के पास से शुरू होती है, और देखिए फिर कानपुर और इटावा शाखा है। यह नहर कासगंज के समीप ऊपरी गंगा नहर से मिल जाती है। इससे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, एटा, मैनपुरी, इटावा, कानपुर क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है।
अगली है इंदिरा गांधी नहर। ये परियोजना के शिलान्यास का समय आप देख लीजिए, 30 मार्च 1958 है। यहाँ पर गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसका शिलान्यास कराया था और जो इसका उद्गम है पंजाब में सतलज और व्यास नदियों के संगम पर है। यहाँ पर एक हरिके बांध है, ठीक है, वहीं पर इसका संगम होता है। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, ये आपको याद रखना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी लंबाई कितनी वो देख लो, 649 किलोमीटर है और इस नहर से पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर इन जिलों में मुख्य रूप से सिंचाई की जाती है। अगली है गंडक परियोजना। इसके अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं। नेक्स्ट है फरक्का बैराज। इसका निर्माण कराया गया 1975 में हुगली नदी में सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से। अगली माला नहर। इस तंत्र को कैप्टन दिनसॉस जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था, जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर थे विश्वेश्वरैया, इन्होंने दिया था। बाद में KL राव का नाम भी इससे जुड़ गया था। अब समझिए PWP के बारे में। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट PWP बोलते हैं। ये सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई को इंगित करती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जमीन के अंदर पानी की उस मात्रा को इंगित करती है जिससे पौधे अपने उपयोग के लिए प्राप्त नहीं कर पाते। इस अवस्था में मुरझाने लगते हैं और ऐसी स्थिति में सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है। फिर है सर आर्थर कॉटन, ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों के सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं, इसलिए सर आर्थर कॉटन को दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। फिर शारदा नहर के बारे में समझिए। उत्तराखंड के नैनीताल में जो बनबासा के निकट शारदा नदी निकाली गई, इस नहर के माध्यम से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर इन सभी जिलों में सिंचाई की जाती है और इन नहर पर खातिमा शक्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। अब हम लोग भारत की प्रमुख नहरों की सूची देखने वाले हैं और उनका जो स्थान है उन राज्यों के नाम भी देखेंगे। तो सबसे पहले शारदा नहर है उत्तर प्रदेश में। जमनिया नहर है, ये उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, जमानिया नहर। फिर देवकली नहर, ये भी उत्तर प्रदेश की है। अगली है आइंसले नहर, ये तमिलनाडु की। कलिंगारायण नहर, ये भी तमिलनाडु की। बसवराजेश्वरी कैंप, ये कर्नाटक में है। अगली है पश्चिमी तट नहर या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 केरल में। ऊपरी गंगा नहर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की है। निचली गंगा नहर, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की है नहर। आगरा नहर, इससे देखिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान सिंचित होते हैं। नेक्स्ट है कर्मनाशा नहर, बिहार में। दुर्गावती नहर, ये भी बिहार में। इसके बाद है ताजेवाला नहर, हरियाणा में। सोंटकोल, ये जम्मू कश्मीर की है। फिर है कंबरजुआ नहर, गोवा की। साउंडेन कट, महाराष्ट्र में। बुढ़ा नाला नहर, पंजाब में है। पंजाब में और याद रखनी है दो, सतलज यमुना लिंक नहर और सरहिंद नहर। फिर है अनूपगढ़ नहर, राजस्थान, जो कि पश्चिमी भारत की है। इसके बाद है नर्मदा नहर, गुजरात और राजस्थान में। कोनोली नहर, ये केरल की है। तेलुगु गंगा परियोजना, ये आंध्र प्रदेश में। हांड्रीनीवा आंध्र प्रदेश की है और केसी नहर, ये तीनों आंध्र प्रदेश की याद रखनी नहरें। निचली भवानी परियोजना नहर, तमिलनाडु की। अगली है कावेरी वैगई लिंक नहर, ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तीनों के लिए नहर बनाई गई है। फिर है त्रिवेंद्रम सोरानूर नहर, केरल की। फिर है तमिराबरानी नाम्बियार लिंक परियोजना, केरल और कर्नाटक के लिए। काकती नहर, तेलंगाना में। कुट्टेकोल, जम्मू कश्मीर की। नालामार या मार नहर, ये याद रखनी है। फिर तमिलनाडु और केरल के लिए है सेतु समुद्र शिपिंग नहर परियोजना और इंदिरा गांधी नहर, सुल्तानपुर, पंजाब और राजस्थान के लिए। बकिंगम नहर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की। मुनक नहर, जो पश्चिमी यमुना नहर का हिस्सा, हरियाणा और दिल्ली से सिंचित होते हैं। पश्चिमी यमुना नहर से हरियाणा और दिल्ली। और लिंगारायण नहर, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, तमिलनाडु की है। तो कुछ हम लोगों ने नहरें देखी हैं, सिंचाई परियोजनाएं देख ली हैं। इनके बारे में जो कुछ भी मैंने अभी पढ़ा है आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। 1-2 बार वीडियो देखेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। अब कल हम जो इसके साथ साथ बांध परियोजना है वो भी कवर कर लेंगे, तो ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो 1-2 बार वीडियो रिपीट कीजिए, आसानी से याद भी हो जाएगा। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी ज्योग्राफी की, तो इंडियन ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग पिछली क्लासेस भी जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। इसके साथ में रात को 9 बजे क्लास आती है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे ही और क्लास के साथ मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। और अदर वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।